हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 14 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कि ये जो ग्रामर का कोर्स है वो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक ग्रामर का कोर्स, एक ट्रांसलेशन वाला बैच जो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन बैच चल रहा है, और एक कुछ ई बुक्स हैं। ई बुक्स में एक नई ई बुक उपलब्ध करवाई गई है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के वर्ड्स। ठीक है, बाकी पिछले साल के तो वर्ड्स आपको उपलब्ध करवाए गए थे 3 अलग अलग बुक्स में, लेकिन अब की बार जो नया ई बुक है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी एक एप्लीकेशन और है, आशीष क्लासेस इंग्लिश। इसका नाम चेंज करके आशीष क्लासेस इंग्लिश कर दिया है। आप जब प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो पहला जो आपको एक सर्च में मिलेगा ना, वो यही मिलेगा। 50,000 प्लस डाउनलोड्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ये इसकी पहचान, पता लगा लेना इससे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको एडिटोरियल के बैचेस उपलब्ध करवाए गए हैं। यहाँ पे क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का बैच उपलब्ध करवाया गया है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, एक तो जो पेपर्स हैं 100 पेपर्स का जो सेट है, वहाँ तो आपको 2017, 16, 15 और कुछ मॉडल पेपर्स 15, 16, 17 के पेपर्स और मॉडल पेपर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। 18 के लिए 2018 के लिए एक अलग से पैकेज है, वो जाके आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं मैं, एक नंबर नोट कर लेना, 7665105009। ये नंबर नोट करो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यहीं पर आप संपर्क करते हैं जब आपको कोर्सेज लेने में प्रॉब्लम आती है। खैर, मैं आज कोर्सेज की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि फ़िलहाल जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, उसके लिए हम सभी को मिलकर आगे आना चाहिए। हम में बहुत सारे लोग ये सोच जाते हैं कि हमारा तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है सर, क्या हम कर सकते हैं, हम तो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक नई चीज़ जो मैंने कल से शुरू की थी, मैं पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हूँ इस चीज़ में। पिछले कुछ दिनों से जो मैंने देखा है उसके आधार पर एक नई चीज़ मैंने शुरू की थी कि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कुछ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। जो भी सूचना सही हो, ऑथेंटिक हो, वो मुझे आप भेजें। यहाँ पे अपना नाम और स्टेट का नाम लिखकर बताएं कि आपके एरिया में आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, बेड की व्यवस्था करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। व्यवस्था का मतलब, हाँ, इस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है। कई बार क्या होता है, मरीज के परिजन इस डिस्ट्रेस्ड टाइम के अंदर खुद से कुछ सर्च नहीं कर पाते, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो जाते हैं, जल्दी से टाइम पर उनको कुछ मिल नहीं पाता। तो इसके लिए हम पहले से तैयार रहें, इसलिए मैंने ये शुरू किया कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो भी हो, अब वेरीफाइड है कि नहीं उसका पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हो ना आपके पास, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जिन लोगों से कनेक्ट हैं, आजकल कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा देंगे, हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फ्री में वितरित कर रहे हैं, है ना, या फिर पैसे लेकर कुछ भी, मान लो रेंट वगैरह लेकर कर रहे हों। आपको मैसेज आते हैं कि यहाँ पर बेड उपलब्ध है, यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप फ़ोन करके पूछो। अगर आपके फ़ोन का रेस्पॉन्स मिलता है तो वो वेरीफाइड है। अगर आपके फ़ोन करने से पता लगता है कि नंबर स्विच्ड ऑफ है, या फिर आपको लगता है कि मैंने 5-10 बार ट्राई किया, किसी ने पिक ही नहीं किया, कोई मतलब रेस्पॉन्स नहीं है, तो वो वेरीफाइड नहीं है। उसको तो मुझे मत प्रेषित करना, लेकिन जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हो मुझे आप भेजें कि आपको ये बताना है कि आपके क्षेत्र में आप ये बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम, स्टेट का नाम और किस चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरे भारत से कॉल आने हैं आजकल, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। किसी को कहीं चीज़ की आवश्यकता हो और आपके लिंक से अगर वो व्यवस्था बन सके तो बहुत बेहतर होगा ये, और इससे बड़ा कोई सर्विस फ़िलहाल नहीं हो सकती। और आज ईद है, इस ईद के मौके पर इससे बड़ी तो कोई चीज़ आप कर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही एक पाक पवित्र चीज़ ये हम लोग करेंगे, हम लोग मिलकर फाइट करेंगे तो जल्द ही हम इस कोरोना को भी ओवरकम कर लेंगे, जल्द ही हम इस दौर से निकलेंगे और सामान्य दिनों के अंदर लौटेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं और आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। ईद मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। काफ़ी अगर भीड़ है आपके घर पे भी तो आप ज़रूर से मास्क लगा कर रखें, डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो फिर कोरोना हमारे आसपास नहीं आएगा, और हमारे आसपास नहीं आएगा इसका मतलब ये भी है कि हम औरों के आसपास भी नहीं आने देंगे। ये कसम खाओ कि मैं कोरोना से ग्रसित नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए, और मैं नहीं होऊंगा तो किसी को संक्रमित मेरे आसपास वाले को होने भी नहीं दूंगा। ये अवेयरनेस भी लेकर आनी है। अगर आप इस मुहिम में साथ देते हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्द ही हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो इसी चीज़ की अपील है आप लोगों से, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा करेंगे, है ना। इस नंबर पर बताना मुझे।
चलो, आज का एडिटोरियल है टेम्परेरी रेस्पाइट। ये एक आर्थिक मुद्दे पर लिखा गया आर्टिकल है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे नए वर्ड्स, बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठो, हर एक चीज़ को नोट करते चलना। टेम्परेरी का मतलब अस्थाई है, रेस्पाइट का मतलब राहत है। तो टेम्परेरी अस्थाई, रेस्पाइट राहत। रेस्पाइट का सिनोनिम अगर आप करोगे तो रिलीफ कर सकते हो, ठीक है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो अस्थाई राहत, इस नाम से ये आर्टिकल दे रखा है। अब ये जो अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है, वो सब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हम निकाल लेंगे। और ये आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, ये वर्ड्स आपको नोट करते चलना है। बाकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते चलेंगे। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, रिटेल का मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, एंड और इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा, इंडस्ट्री ने कितना उत्पादन किया वो आंकड़े। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से संबंधित, आउटपुट का मतलब जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, डेटा का मतलब आंकड़े। दो चीजें हो गई, एक तो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, हाल ही में जो खुदरा महंगाई है वो, और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो। कहां से? फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ये है राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। इसने जो आंकड़े बताए हैं ना, इनसे ये दोनों चीजें, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ठीक है, ऑफर। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, दो चीजें हो गई, तो वर्ब भी प्लूरल है, ऑफर, वरना ये ऑफर्स होता, सिंगुलर होता। तो ये यहां पे कुछ राहत देते हैं, कुछ राहत ऑफर करते हैं, फ्रॉम द पाल ऑफ ग्लूम। और राहत किससे देते हैं? फ्रॉम का मतलब से, पाल का मतलब होता है कवर, आवरण, ग्लूम का मतलब होता है डिजेक्शन, निराशा, डिसअपॉइंटेड, है ना, होने की स्थिति होती है, वो ग्लूम होता है, निराशा। तो निराशा के आवरण से राहत देते हैं। और निराशा का आवरण किसने तैयार किया है? कास्ट का मतलब फेंकना या डालना या छितराना कह सकते हो। बाय द रिलेंटलेस सेकेंड वेव, रिलेंटलेस का मतलब नोट करो, कंटिन्यूअस। रिलेंटलेस का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार, कांस्टेंट, ठीक है, परसिस्टिंग, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो लगातार ये जो सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, दूसरी लहर जो चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक की, उसके द्वारा जो निराशा का आवरण बन गया था, उससे राहत प्रदान की है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना, जो नवीनतम रिटेल इन्फ्लेशन है वो और इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा है, कहां से? NSO से ये ऑफर करते हैं कुछ रिलीफ। किससे? फ्रॉम द पाल ऑफ ग्लूम, ये निराशा के आवरण से। ये आवरण किसने किया? ये आवरण दिया रिलेंटलेस सेकेंड वेव ने, है ना। एकदम जो रिलेंटलेस मतलब बिल्कुल जो लगातार, बिल्कुल निर्मम तरीके से जो दूसरी लहर चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक की, उसके कारण जो निराशा का माहौल बन गया था, उससे थोड़ी राहत मिली है इन दोनों चीजों से, ठीक है। आगे देखो, प्रोविजनल हेडलाइन इन्फ्लेशन। प्रोविजनल का मतलब अस्थाई, इसका सिनोनिम टेम्परेरी कर सकते हो। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? ये इकोनॉमी का टर्म है। इसका मतलब है पूरी महंगाई जो है, मतलब पूरे देश में सारी चीजों, सारी कमोडिटी के इन्फ्लेशन को मापते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। इसमें फूड और एनर्जी को भी लेकर चलते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, ध्यान रखना, ये दोनों टर्म्स बहुत काम के हैं। अगर आप कोई भी आर्थिक आधार पर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उनमें काफी बार इन टर्म्स का प्रयोग करते हैं। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा? इसमें इन्फ्लेशन होगा और इसके अंदर एनर्जी और फूड प्राइसेस को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। महंगाई का मापन करेंगे, लेकिन भोजन और एनर्जी के क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे ऑयल है, कोई फूड आइटम्स हैं, इनको हम शामिल नहीं करते हैं, तो वो तो है कोर इन्फ्लेशन। और फूड और एनर्जी सोर्सेज को भी शामिल करते हैं, वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अस्थायी जो फूड हेडलाइन इन्फ्लेशन है, स्लोड, ये धीमा पड़ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब धीमा पड़ गया, टू अ 3 मंथ लो। और धीमा पड़कर कहां चला गया? 3 महीने के निम्नतम स्तर पे आ गया। और वो स्तर क्या है? 4.29% पे आ गया। कब की बात है? अप्रैल की। अब ये इतना धीमा कैसे पड़ गया? हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो धीमी कैसे पड़ गई? कारण क्या है? इसको सहायता मिली, इसको हेल्प किया गया सॉफ्टर फूड प्राइसेज। सॉफ्टर का मतलब यहां पे कम समझो, फूड प्राइसेस भोजन की कीमतें, क्योंकि भोजन की कीमतें गिरी हैं, एंड स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट। और यहां पे प्रभाव इसका भी है, बेस इफेक्ट का प्रभाव भी है। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट का मतलब, जैसे आप मान लो पिछले साल मार्च में और इस साल मार्च में भी, ये 2021 का मार्च, ये 2020 का मार्च। अब अगर आप कोई
तुलना करते हो तो ऐसे करते हो कि भी अब की बार 2021 में महंगाई के आंकड़े ये रहे, पिछले साल महंगाई के आंकड़े, तो इस आधार पर इसका मापन, इसका आकलन किया जाता है। इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल मतलब आंकड़ों से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित जो बेस इफेक्ट है उसके द्वारा इसको हेल्प किया गया। फिर समझना, जो प्रोविजनल हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये धीमी पड़ गई, 3 महीने के निम्नतम स्तर पे आ गई और अप्रैल में 4.29% पे रह गई। किस कारण से इतना कम पड़ गया, ये क्यों धीमा पड़ गया? कारण था कि फूड प्राइसेस कम हुई, कारण ये था कि बेस इफेक्ट जो है उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, द रेट यूजिंग एन इंप्यूटेड इंडेक्स, इंप्यूटेड लिखो, इसका मतलब होता है कैलकुलेटेड, चूंकि इंप्यूटेड यहां पे पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, एस्टिमेटेड, कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड, ये इसके मीनिंग है। इंप्यूटेड इंडेक्स, इंडेक्स नाउन है, इंप्यूटेड एडजेक्टिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, इंडेक्स नाउन है, इंप्यूटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब द रेट, दर, कौन सी दर? जिसमें अनुमानित इंडेक्स मतलब आंकड़ों के, मतलब आप एक अनुमान लगाते हो, एस्टीमेट लगाते हो, एक नोशनल मतलब एग्जैक्ट नहीं पता तो आप एक आइडिया लगा लेते हो, उस आधार पर जो इंडेक्स है ना उसको यूज करते हुए फॉर द ईयर, अर्लियर पीरियड, पिछले साल की बात कर रहा है, फॉर द ईयर, वर्ष की अर्ली पीरियड मतलब साल के शुरुआत में, वॉज 7.22%, वो दर कितनी थी? 7.22% थी। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर समझना, बेस इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपने मान लो मार्च 2021 है तो फरवरी में क्या रहा, अगर फरवरी से मार्च को माप रहे हो तो ये भी बेस इफेक्ट है। तो कहने का मतलब, एक बेस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि दो ऐसे समय की आप तुलना करते हो जिसके अंदर पिछले कोई समय से आंकलित करते हुए दूसरा कोई आप एस्टिमेट निकालते हो, तो वो होता है बेस इफेक्ट। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कह रहा रेट क्या है? अब देखो सीधा सीधा वाक्य तो ये है कि रेट वॉज 7.22%, दर कितनी थी? 7.22%। और ये किसका यूज करके दर निकाली है? ये एक एस्टिमेटेड इंडेक्स का यूज करते हुए। किस साल के लिए ये इंडेक्स थी? ये उस फॉर द ईयर अर्लियर पीरियड, मतलब पिछले समय का जो, मतलब पिछले साल का जो यहाँ पे इंडेक्स थी ना, उसके यूज करते हुए ये यहाँ पे आंकड़े सामने आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग बहुत आसान इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थिक जो लेख होते हैं बहुत आसान होते हैं। मैं आजकल आपको फाइनेंशियल आर्टिकल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, रात को 9:15 पे क्लास होती है ना, रात को 9:15 बजे की क्लास ये नहीं हो रही है इन दिनों में। कारण इसका ये, मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। व्यस्तता इसी में है कि मैं चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके किसी की हेल्प हो जाए, काफ़ी टाइम चला जाता है उसके अंदर भी। तो अगर थोड़ा जैसे ही टाइम अनुकूल होगा वैसे हम लोग मज़े लेकर पढ़ाई करेंगे। बहुत नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से वो क्लास भी हम रेगुलर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी फ़िलहाल की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि लोगों की हेल्प किसी भी तरीके से हो जाए, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है मैंने, उसको प्रायोरिटी पे रखा, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखो भाई, अ सेपरेट एनएसओ रिलीज, सेपरेट का अलग, एनएसओ रिलीज मतलब राष्ट्रीय जो सांख्यिकी विभाग है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसके द्वारा जो अलग से आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? मार्च इंडस्ट्रियल आउटपुट, मार्च में जो औद्योगिक उत्पादन हुआ वो जंप कर गया बाय 22.4%। ठीक है, ये मार्च इंडस्ट्रियल आउटपुट भी सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया भाई, ये सब्जेक्ट है। एक सेपरेट एनएसओ रिलीज ने दिखाया, क्या दिखाया? कि मार्च इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जंप कर गया 22.4% तक। मार्च के अंदर इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा? 22.4% तक रहा। बेनिफिटिंग, अब यहां पे किसका लाभ है? बेनिफिटिंग, लाभ प्राप्त करते हुए, अगेन फिर से, फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, दैट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या लाभ मिला इसको? किस कारण से इतना जंप कर गया? कारण ये था क्योंकि जो आईआईपी है, आईआईपी एक इंडेक्स होती है भाई, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मापती है कि कितना इंडस्ट्री से प्रोडक्शन हुआ, उसको मापने का एक तरीका है, एक सूची है, एक इंडेक्स है। तो बेनिफिट ये हुआ कि जो आईआईपी है उसने पोस्ट किया था एन 18.7% कॉन्ट्रैक्शन इन मार्च 2020, कि इसने पिछले साल मार्च 2020 में कितना संकुचन दिखाया था? 18.7% का। कहने का मतलब इस बार जंप किया, तो ये नहीं है कि बहुत बढ़िया आंकड़े पे पहुंच गए, लेकिन पिछले साल तो बहुत कमजोर थे आंकड़े। इसलिए जैसे मान लो आपके परसेंटेज रहे, कभी 36% नंबर आए एग्जाम में, अगली बार आपके आगे 50%, तो है तो स्कोर ये भी अच्छा नहीं है आपका। 50% जो स्कोर प्राप्त किया आपने एग्जाम में, ये भी कहाँ अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको देखकर तुलना करोगे तो ये तो बहुत अच्छा है।
ठीक है ना। वही चीज है कि मार्च 2020 में आंकड़े इतने अच्छे नहीं रहे, इस कारण से इस बार आपको लग रहा है कि यह जंप काफी अच्छा रहा। ठीक, तो एक अलग से एनएसओ रिलीज जो आया उसने दिखाया कि मार्च के इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो जंप कर गए 22.4% तक। इसको फिर से लाभ मिला किस फैक्ट का, इस फैक्ट का कि आईआईपी जो है उसने 18.7% का कॉन्ट्रैक्शन यहां पे देखने को मिला था 2020 मार्च में। ठीक है, अब बता रहा है कि 2020 में ऐसा हुआ क्या था कि यहां पे इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इतना संकुचन हुआ, इतना डिक्लाइन हुआ। तो व्हेन द इकोनॉमी वाज हॉल्टेड, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, इसको पढ़ते हैं हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब स्टॉप। इस समय यह हुआ था कि अर्थव्यवस्था जो है वो रुक गई थी बाय द स्टार्ट ऑफ ए नेशन वाइड लॉकडाउन। किस कारण से रुक गई थी? क्योंकि यहां पे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन शुरू हो गया था, है ना। पिछले साल मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी, इस कारण अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई थी, इस कारण से यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अ क्लोजर लुक, और अधिक अगर नजदीक से देखते हो ना आप एट द इन्फ्लेशन डेटा, तो इन्फ्लेशन डेटा को, महंगाई के आंकड़ों को थोड़ा अधिक नजदीक से देखो, तो ये जो क्लोजर लुक है, ये जो नजदीक से देखने की प्रक्रिया है, ये रिवील करता है, ये दर्शाता है अ सब्सटेंशियल कूलिंग। सब्सटेंशियल का मतलब है आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट, या फिर सब्सटेंशियल का मतलब हो सकता है कंसीडरेबल। ठीक है, अगर आप अधिक नजदीक से देखते हो किस चीज को, इन्फ्लेशन डेटा को, तो ये जो क्लोजर लुक है ये आपको प्रदान करता है बहुत ही ज्यादा कूलिंग इन द प्राइसेस। कूलिंग का मतलब नरम पड़ना, सॉफ्ट हो जाना, कम हो जाना। तो यहां पे सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब होता है ग्रेन, अनाज, तो अनाज की कीमतें यहां पे कम हो गई। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे दही है, मक्खन है, ये सब, पनीर है, ये सब सस्ते हो गए। वेजिटेबल्स, सब्जियां सस्ती हो गई। पल्सेज, दालें सस्ती हो गई, पल्स मतलब दाल। एंड प्रोडक्ट्स, और कुछ उत्पाद हैं वो सब सस्ते हो गए। समझ में आ रही है? तो अगर नजदीक से देखोगे इन्फ्लेशन डेटा को, तो ये क्लोजर लुक रिवील करता है कि बहुत ज्यादा यहां पे कमी आई है प्राइसेस में। किसके प्राइसेस में? इन सब के प्राइसेस में कमी आई है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? आगे देखिए, वाइल बोथ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, यद्यपि दोनों कौन से? बोथ के साथ में एंड लगता है, ये बात ध्यान रखें। एग्जाम में अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बोथ के साथ में एंड लगेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे मिलता है, बोथ के साथ में मिलता है एज वेल एज, या फिर बोथ के साथ में मिलता है अलोंग विद। ये गलत है। बोथ के साथ में अलोंग विद या एज वेल एज नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यद्यपि दोनों चीजें, एक तो अनाज और एक सब्जियां, सो अ डिफ्लेशनरी ट्रेंड। अब डिफ्लेशन से बनता है डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन में क्या होता है? चीजें ऊपर जाती हैं, खर्च मतलब पैसा जो है बढ़ता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? कीमतें नीचे आती हैं। तो ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड हो गया। डिफ्लेशन का मतलब अपस्थिति होता है, और इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो यहां पे अपस्थिति का मतलब ये है कि नीचे जाएंगी कीमतें। तो यद्यपि दोनों अनाज और वेजिटेबल्स हैं, उन्होंने डिफ्लेशनरी ट्रेंड देखा। कहने का मतलब दोनों के अंदर कीमतें हैं वो कितनी नोच डाई हुई, उसमें गिरावट आई। ट्रेंड का मतलब रुझान देखा इसमें। वाइडन का मतलब इस रेंज में कितना हुआ, वाइडन का मतलब विस्तृत था जो ये -2.96%। ये तो हो गया सीरियल्स। अनाज में तो इतना कमी आ गई, और वेजिटेबल्स में 14.2% माइनस में चला गया रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः का मतलब जो पहले आया है उसका संबंध पहले वाले से, बाद वाले का संबंध बाद वाले से। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अब दूसरी बात कर रहा है कि डेयरी उत्पाद जो हैं, जैसे दूध है, दही है, घी है, पनीर है, ये सब विच हैव द सेकेंड लार्जेस्ट वेट, जिनका, विच किसके लिए? डेयरी प्रोडक्ट्स का। डेयरी प्रोडक्ट जिनका की सेकेंड लार्जेस्ट वेट है, दूसरा सबसे बड़ा, मतलब यहां पे कह सकते हो इंपॉर्टेंस रखता है किसमें? फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी। फूड का मतलब खाद्य, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। इस कैटेगरी में अगर देखो तो दूसरे नंबर पर सबसे मुख्य चीज आती है डेयरी प्रोडक्ट्स। ये भी स्लिड कर गया, ऑल्सो आ रहा है इसी के लिए, ये भी स्लिड जो है वो स्लाइड की सेकेंड फॉर्म है। स्लाइड फर्स्ट फॉर्म, स्लिड सेकेंड फॉर्म, और स्लिड ही थर्ड फॉर्म। कहीं कहीं आपको स्लिडन भी मिलेगा, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है एडजेक्टिव रूप में। ये इसका मतलब गिर गया, गिरावट आ गई। स्लड का मतलब क्या है? गिरावट आना, फॉल या डिक्लाइन को बोलते हैं। तो यहां लिख लो चाहे फॉल या डिक्लाइन। तो कह रहा है कि भाई ये भी गिरावट आई इनटू डिफ्लेशन टेरिटरी।
किसमें? डिफ्लेशन टेरिटरी। टेरिटरी का क्षेत्र, डिफ्लेशन का मतलब बताया, इन्फ्लेशन का उल्टा मतलब कीमतें गिरी है। और किस दर से गिरी है? 0.13%, और ये माइनस में है, समझ रहे हो, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब ही माइनस है, नीचे जाएगा ये। एंड प्राइस गेन्स इन पल्सेज, अब कह रहा है कि जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई दालों के अंदर, विच हैड बीन बोदरिंग मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, विच यहाँ पे इनके लिए आ रहा है, ये जो कीमतों बढ़ोतरी हो उसके लिए आ रहा है। तो ये एक बढ़ोतरी जो है जो कि परेशान कर रखा था, जिसने मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, जो कि मौद्रिक नीति निर्माता हैं, उनको जिन्होंने परेशान कर रखा था कि दालों में कीमतें बढ़ रही है। बाई हैविंग बीन स्टबर्नली स्टक, किस कारण से परेशान कर रखा था? हैविंग बीन स्टबर्नली, स्टबर्नली का मतलब फर्मली, वैसे स्टबर्न का जिद्दी होता, लेकिन यहां पे अर्थ निकालेंगे कंटेक्चुअल रेफरेंस में तो फर्मली, बड़ी दृढ़ता से। स्टक का मतलब चिपका हुआ होना, स्थिर होना, फिक्स्ड होना, कि ये जो कीमतें हैं यहां पे चिपकी हुई थी इन द डबल डिजिट्स, डबल डिजिट में चल रहा था मामला पूरा, दहाई के आंकड़ों में चल रहा था। और कब तक चला? 18 महीने के दौरान। ओवर का मतलब यहां ड्यूरिंग है, स्ट्रेच का मतलब फैलाव है, तो 1.5 साल तक डबल डिजिट में चलते रहे इसकी कीमतें। डेसिलरेटेड, अब फिर से आ जाओ कि ये जो प्राइस गेन्स हैं, ये जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही थी पल्सेज में, ये यहां पे देखो डेसिलरेट हुई। एक्सिलरेट का ऑपोजिट है, मतलब ये गति धीमी पड़ गई इसकी, इनटू सिंगल डिजिट्स, और ये नीचे उतरता उतरता सिंगल डिजिट में आ गया, टू रीच अ 20 मंथ लो, और ये कहां पहुंच गया? 20 महीने के निम्नतम स्तर पे पहुंच गया। और वो स्तर क्या है? 7.51%। सारे आंकड़ों की गणित है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर समझना कि जो दालों के अंदर जो प्राइस गेन हुआ था, और इसके बारे में बताया कि ये जो प्राइस गेन है जिसने मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को परेशान किया हुआ था, ठीक है। और कैसे परेशान किया हुआ था? क्योंकि ये काफी दृढ़ता से चिपकी हुई थी, ये प्राइस गेन्स, मतलब इसकी कीमतें चिपकी हुई थी डबल डिजिट्स में। और ऐसा कब तक चला? ऐसा 18 महीने तक चला। तो ये कीमतें डेसिलरेट हुई और कहां पहुंच गई? सिंगल डिजिट्स में। और फिर ये कहां पहुंच गई? 20 महीने के निम्नतम स्तर पे, और वो स्तर क्या है? 7.51% का। आगे देखो, द कंबाइंड इंपैक्ट, जो संयुक्त प्रभाव है, इंपैक्ट नाउन है, कंबाइंड एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। संयुक्त प्रभाव जो है, स्लोड इन्फ्लेशन, इसने महंगाई को कम कर दिया। संयुक्त प्रभाव कैसे? भी डेयरी प्रोडक्ट है वो भी नीचे हो गए, सीरियल्स और वेजिटेबल्स हैं इसमें भी गिरावट आ गई, दाल की कीमतें इसमें भी गिरावट आ गई। तो ये जो मिला जुला प्रभाव है ना, इसने क्या किया? महंगाई को कम कर दिया। अक्रॉस द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, कहां पर? पूरे, अक्रॉस का मतलब पूरे, इस ग्रुप में। किसका ग्रुप है ये? फूड एंड बेवरेज, जहां पर हम महंगाई मापते हैं खाद्य पदार्थों की और पेय पदार्थों की। तो इस कैटेगरी के अंदर जो महंगाई है ना, उसको इसने कम कर दिया बाई मोर देन 250 बेसिस पॉइंट्स। और कितना तक कम कर दिया? बाई का मतलब तक है, 250 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर दिया। और ये कहां पहुंच गया? 2.66% तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब 250 बेसिस पॉइंट्स तक कम होके ये 2.66% तक पहुंच गया इस कैटेगरी के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, स्टिल, अभी भी, स्टिल का मतलब फिर भी होता है, अभी भी होता है। तो ये द सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, फिर भी जो वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है, ये भी एक इंडेक्स होती है, सीपीआई इसको बोलते हैं। इसके जो आंकड़े हैं ऑल्सो पॉइंट टू, ये दर्शाते हैं, पॉइंट में टू लगता है दर्शाना, परसिस्टेंट प्राइस प्रेशर्स। परसिस्टेंट का कंटिन्यूअस, हमने एक लिखा था, एक का सिनोनिम वहां मैंने कंटिन्यूअस लिखा था, रेलेंटलेस जो था ना, वही है ये। तो कंटिन्यूअस प्राइस प्रेशर्स के लगातार कीमतों का दबाव है, दैट कुड पोटेंशियली फैन फास्टर इन्फ्लेशन। और ये जो कीमतों का दबाव है, ये क्या कर सकता है? कुड यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की, ये कर सकता है क्या? पोटेंशियली, संभावित तौर पर, पॉसिबली, फैन फास्टर, फैन का मतलब है ट्रिगर करना, उत्प्रेरित करना, स्टिम्युलेट करना। तो ये उत्प्रेरित कर सकता है किस चीज को? फास्टर इन्फ्लेशन, अधिक तेजी से महंगाई को, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, स्पेशली, विशेष करके, एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर, व्हेन द सोशियो इकोनॉमिक बर्डन, जब सामाजिक आर्थिक जो बर्डन है, ऑफ द क्रिपलिंग पेंडेमिक, किसकी बर्डन? क्रिपलिंग पेंडेमिक की। क्रिपलिंग क्या होता है? ट्रबलसम, परेशान कर देने वाली। वैसे क्रिपलिंग होता है अपंग बना देने वाला, तो यहां पे ट्रबलसम कर दो, परेशान कर देने वाले जो महामारी है, इसके कारण, एंड द इंपैक्ट ऑफ द लॉकडाउन, और जो लॉकडाउन का प्रभाव है उसके कारण, दैट सेवरल स्टेट्स आर रिजोर्टिंग टू,
जो कि अनेकों राज्य जो हैं इसको रिजोर्ट टू का मतलब होता है आश्रय लेना। आपके पास कोई ऑप्शन शेष नहीं बचा, आप अंततः एक ऑप्शन पे जाके स्टिक हो जाते हो, तो आप रिजोर्ट टू करते हो। जैसे मान लो आप कोई कॉलेज एग्जाम देना चाह रहे हो और कॉलेज एग्जाम में आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अंततः आप रिजोर्ट टू करते हो 1 वीक सीरीज के कि अंततः इसी पर आश्रित रहा जाए और तो कुछ इलाज ही नहीं है, तो वो होता है रिजोर्ट टू। इज यट टू बी फुल्ली गेज्ड, इसको अभी भी मापना है। गेज का मतलब होता है मेजर, मापना। फिर समझ लो इस चीज को, क्या कहना चाह रहा है कि फिर भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है उसने यहां पे इशारा किया है, ठीक है, वो भी इशारे कर रहा है किस तरफ से कि लगातार कीमतों का दबाव यहां पे पड़ रहा है और ये कीमतों का दबाव हो सकता है कि आने वाले महीनों में महंगाई को तेज गति से प्रेरित कर दे, विशेष करके उस समय पर जब सामाजिक आर्थिक बर्डन जो है किसका, इस पेंडेमिक का, जो कि मुसीबत में डाल रही लोगों को, इसका जो बर्डन है और साथ में जो प्रभाव है लॉकडाउन का, है ना, दैट सेवरल स्टेट रिजल्टिंग टू, और ये लॉकडाउन के लिए आ रहा है, वो लॉकडाउन जिसको अनेकों राज्य अपना रहे हैं। तो ये जो बर्डन है ये अभी भी क्या है, फुल्ली गेज्ड, इसको अभी भी यहां पे पूरी तरीके से मेजर करना है। समझ में आ रही है बात। प्राइस गेन्स इन मीट एंड फिश, तो ये कीमतों की बढ़ोतरी जो है किस किस में, मीट और फिश में, मतलब मांस क्षेत्र में मान लो, और फिश मांस और मछली, इसमें जो कीमतों की बढ़ोतरी है क्विकेंड, ये तेज गति से ऊपर बढ़ी टू 16.7%, कहां तक चली गई 16.7% तक, एंड वॉज लिटिल चेंज्ड, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लिटिल का मतलब नो, लिटिल के पहले ना ए है ना द है, तो नो पढ़ो, नथिंग पढ़ो, इसको नेगेटिव हो गया, और कोई बदलाव नहीं हुआ। एट 10.6% इन द केस ऑफ एग्स, और एग के अंदर ये कितना रहा 10.6%। वाइल इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स, जबकि ऑयल्स और वसा के क्षेत्र में अगर देखें तो ये जो इन्फ्लेशन है वो एक्सेलरेट हो गई, वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स टू 25.9%, लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी यहां पे हुई और कहां तक पहुंच गई 25.9% तक। अब बता रहा है कि कहां कहां पे महंगाई। फिर समझना, प्राइस गेन्स जो हुआ, यहां कीमतों बढ़ोतरी जो हुई मीट और फिश में, वो तेजी से बढ़ी, क्विक एंड क्विक से बना हुआ है, तेजी से, क्विक एंड मतलब तेज गति कर देना, ये तेजी से बढ़ी 16.7% तक। और अगर एग्स की बात करोगे तो वहां पे भी कोई बदलाव नहीं हुआ, प्राइस गेन्स में 10.6% तक रहा। ऑयल्स और फैट्स के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो तेज गति से बढ़ी, लगभग 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और कहां पहुंच गया 25.9% तक। सारे आंकड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं इन दो क्षेत्रों की, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संचार। ऑल्सो रिमेंड इन द डबल डिजिट रेंज, ये भी यहां पे रहे। ऑल्सो है, मैन वर्ब से पहले आता है भी, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता, तो ये दोनों जो चीजें हैं ये भी रही किसमें, डबल डिजिट रेंज में, दहाई की आंकड़ों की रेंज में रहा, और कितना 11.04%। भाई अगर 1 से लेकर 9 तक है तो वो तो हो गया सिंगल डिजिट, और 10 से लेकर आगे है वो डबल डिजिट है, इसलिए 11.04%, 10 से ऊपर का है इसलिए बता रखा है। डेस्पाइट, किसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ ऑफ नहीं लगता है, प्रेपोजिशन है इसलिए देखो यहां पे आईएनजी आ रहा है। किसके बावजूद, इस चीज के बावजूद कि इसको बेनिफिट मिला था, इसको लाभ मिला था, किसका, फ्रॉम द वर्चुअल फ्रिज। वर्चुअल का मतलब लगभग, नियरली, फ्रिज का मतलब स्थिर हो जाना, बिल्कुल स्थिर हो जाने को बोलते हैं फ्रिज। तो लगभग यहां पे स्थिरता देखने को मिली थी पंप प्राइसेस में। पंप प्राइसेस किसकी, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल के जो उत्पाद हैं उसमें यहां पे पंप प्राइसेस में कीमतों बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्योंकि चुनाव थे, आगे बता रखा है। दैट कोइंसाइडेड, और ये जो चीज हुई थी ना, ये कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब साथ साथ में घटित होना, कोइंसिडेंस सुना हुआ होगा आपने, संयोग। तो यहां पे ये संयोग ये था विद लास्ट मंथ असेंबली इलेक्शंस, के पिछले महीने असेंबली इलेक्शंस थे, तो वहां पे उस दौरान कीमतें बढ़ी नहीं थी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो भी डबल डिजिट की रेंज में रहा, 11.04% रहा। इस चीज के बावजूद ये रहा क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी कीमतें नहीं बढ़ाई गई, बिल्कुल लगभग फ्रिज थी कीमतें पंप प्राइसेस की। कारण क्या था, कारण था पिछले महीने असेंबली इलेक्शंस थे, तो सरकार ने यहां कीमतें नहीं बढ़ाई। नाउ अब विद ग्लोबल क्रूड ऑयल स्टार्टिंग टू फर्म अगेन, अब जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें जो हैं ये शुरू हो गई हैं फर्म अगेन, फिर से दृढ़ होना, फिर से मजबूती आने लग गई है इसमें, एंड लोकल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस रिज्यूमिंग देयर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी,
और जो स्थानीय पेट्रोल और डीजल कीमतें हैं वो शुरू हो रही है, रिज्यूम हो रही है देयर अपवर्ड ट्राजेक्टरी। देयर किसके लिए आ रहा है, दो हो गए पेट्रोल और डीजल, इसलिए ये प्राइसेस जो हैं ये अपने अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड होता तो नीचे की ओर, टूवर्ड होता तो की ओर, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ठीक है, अब इसमें ऐसे देखो, अब ये ट्राजेक्टरी ऊपर की ओर जा रही है, ये ट्राजेक्टरी है। ठीक है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉलेज कॉस्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। हॉलेज कॉस्ट क्या होता है, हॉलेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। हॉलेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, भी कोई चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान जिस भी माध्यम से लेकर जाओ उसकी जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं हॉलेज कॉस्ट। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, अब बताया है हाइफन लगा के, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, तो गुड्स को, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम फैक्ट्री, कारखानों से, एंड फार्म गेट्स, और खेतों से, राइजिंग इन द नियर टर्म इज वेरी रियल। ये तो समझाया है कि ये हॉलेज कॉस्ट होती क्या है। तो ये जो प्रोस्पेक्ट है राइजिंग इन द नियर टर्म, कि ये बढ़ेगी, ये संभावना कि निकट भविष्य के अंदर इसके बढ़ने की संभावना है, वो बिल्कुल रियल है। ये प्रोस्पेक्ट जो है बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो अब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज जो हैं वो धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, और स्थानीय पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेज हैं वो फिर से ऊपर की ओर जाने लग गई हैं। तो जो संभावना है हॉलेज कॉस्ट की, हॉलेज कॉस्ट क्या है वो समझा दिया, इसके बढ़ने की संभावना निकट भविष्य में बिल्कुल रियल है, वास्तविक है, बढ़ेगी ये कीमतें। एड टू द मिक्स राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेज एंड द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन गेट्स इवन मोर क्लाउडी। तो कह रहा है इस मिक्स में ये जितनी बातें बताई ना, ये सब मिला जुला रूप हमने पढ़ा है, इसके अंदर एक चीज और जोड़ दो, राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें, एंड द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन, और जो नजरिया है, आउटलुक है किसका, इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए, गेट्स इवन मोर क्लाउडी। तो ये और ज्यादा यहां पे क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी का मतलब है सस्पिशियस, डाउटफुल, कि आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्या हो रहा है, यहां पे धुंधला हो जाता है। क्लाउडी का मतलब ये है, कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, ऑब्सक्योर हो जाता है। यहां पे ऑब्सक्योर भी बहुत अच्छा रहेगा, ऑब्सक्योर लिख सकते हो, और अनक्लियर लिख सकते हो। फिर समझना, एड टू द मिक्स, इस चीज में एक चीज और जोड़ दो। क्या चीज जोड़ दें, कि राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई कीमतें, ये राइजिंग बढ़ती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन, और जो आउटलुक है इन्फ्लेशन के लिए, जो यहां पे दृष्टिकोण है महंगाई के लिए, वो और ज्यादा यहां पे क्लाउडी हो जाता है। फिर समझना भाई, ये मिक्स यहां पे नहीं है भाई, सब्जेक्ट गलती से कर दिया मैंने, ये दो चीजें सब्जेक्ट हैं। एक तरफ तो क्या है राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, दूसरी तरफ क्या है आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन। ये यहां पे क्या हो जाता है, और ज्यादा क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं, में ऑल्सो प्रोवाइड, में संभावना बताता है कि हो सकता है कि ये प्रोवाइड करे चीयर, चीयर का मतलब खुशी दे, ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड, केवल एक सीमित समय के लिए, एडेड इन नो स्मॉल मेजर, एडेड का मतलब हेल्प्ड, बाय आउटपुट हैविंग क्रेटर्ड इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लास्ट फिस्कल। फिर समझना, कह रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स है, जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं, हो सकता है कि वो भी यहां पे चीयर करें, वो भी हमें खुशी दें, ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड, केवल कुछ समय के लिए ही, लिमिटेड पीरियड के लिए ही, एडेड इन नो स्मॉल मेजर, एडेड इन नो स्मॉल मेजर मतलब इसमें क्यों दे सकते हैं खुशी, इसको हेल्प मतलब इसे हेल्प्ड कहा था ना वहां पे, हेल्प्ड, बेनिफिटेड, किस कारण से बेनिफिट मिला, किस कारण से सहयोग मिला, तो यहां पे कैसे इसको सहयोग मिला, कैसे ये आंकड़े भी हमें यहां पे लिमिटेड चीयर दे सकते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन नंबर क्यों हमें खुशी दे सकते हैं, इसका कारण ये है कि नो स्मॉल मेजर मतलब बड़े स्तर पर यहां पे आउटपुट जो है हैविंग क्रेटर्ड, क्रेटर का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है, तो मतलब ये जो है पहले ही नीचे जा चुका है, ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है कि ये पहले ही आउटपुट जो है नीचे जा चुका है पहले कुछ महीनों में, लास्ट फिस्कल पिछले वित्त वर्ष के,
तो पिछले वित्त वर्ष के पहले कुछ महीनों के अंदर यहां पे आउटपुट जो है पहले ही नीचे जा चुका है, इसलिए अगर पिछले साल की तुलना में अगर आप देखोगे तो चूंकि वो तो नीचे था, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब यहां पे आपको चीयर मिलेगी, लेकिन सीमित समय के लिए मिलेगी। अब तो फिर से लॉकडाउन धीरे धीरे लग रहे हैं, लगभग राज्यों में लग चुके हैं, कुछ पे बहुत बिल्कुल पूरे सख्ती से स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है, कई जगह पे आंशिक रूप से हैं, लेकिन जैसे भी सरकारें कोशिश कर रही हैं इस जो ये स्प्रेड है डिजीज़ का, इसको कंट्रोल करने की जिस भी माध्यम से, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्शन प्रभावित तो होगा, तो इसलिए इसने कहा लिमिटेड पीरियड के लिए है, आगे तो फिर भी प्रॉब्लम इसमें भी आएगी। IHS मार्केट PMI सर्वे, तो IHS मार्केट अब ये कोई एजेंसी है सर्वे करने वाली, इसका जो PMI सर्वे है किसके लिए, अप्रैल महीने के लिए, इसने क्या दिखाया, इसने ये दिखाया न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट, कि नए ऑर्डर्स और उत्पादन, आउटपुट प्रोडक्शन, हैविंग स्लोड, ये यहां पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये धीमा पड़ चुका है, कहां तक पहुंच चुका है, 8 महीनों के निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका है। एंड विद द पेंडेमिक ट्रिगर्ड फैक्ट्री शटडाउन्स, और इस चीज के साथ कि पेंडेमिक के द्वारा प्रेरित, पेंडेमिक ट्रिगर्ड, पेंडेमिक द्वारा प्रेरित, ट्रिगर्ड का मतलब स्टिमुलेटेड, फैक्ट्री शटडाउन्स कि पेंडेमिक के कारण जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, थ्रेटनिंग सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, इससे क्या होगा, ये यहां पे डरा रही है, थ्रेटन का मतलब डराना है ना, संकट पैदा करना, कि यहां पे आपूर्ति संबंधी व्यवधान आएंगे, डिस्ट्रप्शंस का मतलब डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्फ्लेशन, तो जो औद्योगिक उत्पादन है और महंगाई है, फेस चैलेंजेस, इसके कारण यहाँ पे चुनौतियां यहाँ पे सामना होगा। भाई वही बात बताइए, मैंने कहा ना कि अब आगे क्या होगा, सीमित समय के लिए तो ठीक है, थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि पिछले कुछ महीनों के अंदर तो क्या है, उत्पादन कम रहा, इसलिए थोड़ा बहुत लगेगा आपको कि उत्पादन ठीक चल रहा है, लेकिन आगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है ये बता रहा है। IHS मार्केट का जो PMI सर्वे हुआ है किसके लिए, अप्रैल महीने के लिए, उसने ये दिखाया है कि नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर, ना ही उत्पादन ज़्यादा आ रहा है, तो ये धीमा हो गया है और 8 महीने के निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है, ठीक है। और अब ये देखो पेंडेमिक के कारण फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, साथ में इससे बंद होने के कारण क्या हो रहा है, ये थ्रेटनिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सप्लाई में व्यवधान पहुंचा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए जो औद्योगिक उत्पादन है और महंगाई है, यहाँ पे चुनौतियों का सामना इनका होगा, चैलेंजेस को फेस करेंगे। पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टे विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब है वॉचफुल, सतर्क, अलर्ट, तो कह रहा है पॉलिसी मेकर्स को यहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा, किस लिए, टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, कि वो यहां पे सुनिश्चित करें कीमतों की स्थिरता को, ठीक है, कीमतों की स्थिरता, कि यह ज्यादा वोलेटाइल ना हो, कीमतें स्थिर रहें, इसको ये सुनिश्चित करें। इवन एज एक फ्रेज है, इवन की इसका मतलब होता है वाइल, साथ साथ में क्या होगा, मेजर्स, यहां पे ऐसे उपाय करें टू बोल्स्टर डिमांड, कि डिमांड को स्ट्रेंथन किया जाए, ये होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना, ताकि मांग बढ़े, ये उपाय करें। आर द नीड ऑफ द आर, ये आज के समय की आवश्यकता, नीड ऑफ द आर का मतलब वर्तमान की आवश्यकता है, ठीक है। आर क्यों आ रहा है, क्योंकि दो चीजें यहां पे है, एक तो क्या है यहां पे, एक तो कह रहा है पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टे विजिलेंट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो नीति निर्माता हैं उनको यहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा प्राइस स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, साथ साथ में मेजर्स टू बोस्टर डिमांड। अब ये जो उपाय है ना, ये देखो प्लूरल दे रखा है आपको मेजर्स, कि ये जो उपाय हैं किस चीज के, डिमांड को बोस्टर करने के, कि मांग बढ़ाएं, ऐसे कुछ उपाय, कैसे कुछ स्टेप्स चलें, वो आज के समय की आवश्यकता है, ठीक है भाई। तो ये था एडिटोरियल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, नियरली, फर्स्ट को जोड़ देंगे डी से। गेज का मतलब क्या होता है, गेज का मतलब मापन, तो आप कर सकते हो मेजर, ए। फिर है क्रिपलिंग, क्रिपलिंग का मतलब होगा ट्रबलसम, मुसीबतकारी, मुसीबतग्रस्त करने वाला। फैन का मतलब है स्टर अप, यह है प्रेरित करना। और इम्प्यूटेड का मतलब है एस्टिमेटेड, नोशनल, कैलकुलेटेड, अनुमानित। तो ये था दोस्तों इस वीक का अंतिम एडिटोरियल। तो अब हम मिलेंगे मंडे को 5 बजे शाम को, इसी प्रकार के सेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। आप लोग जो मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखिएगा और इस सेशन को जरूर से शेयर कर दीजिए। जो बच्चे देख रहे हैं फिलहाल वो लाइक करके जरूर जाएं अगर आपको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं शाम को 5 बजे मंडे को नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।